अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एंटी कैंसर चैप्टर फार्माकोलॉजी का अपना कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पहली वीडियो में ये सेकंड पार्ट है एंटी कैंसर ड्रग का, हम लोग लिपिनकॉर्ड की बुक से पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने एंटीबायोटिक पढ़ लिया हुआ, इसमें एंटी मेटाबोलाइट्स भी हम लोगों ने इसे पढ़ लिया और ब्लियोमाइसिन भी पढ़ लिया। अब हम इस वीडियो में हम लोग एंटी कैंसर ड्रग्स की प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हम लोग कैंसर कीमोथेरेपी के, और देन अदर जो हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग्स रह गई थी वो पढ़ेंगे, जिसमें अल्कालाइटिक एजेंट्स हम लोग पढ़ेंगे और माइक्रोट्यूबुलिन इनहिबिटर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने इस पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि कैंसर कीमोथेरेपी और जीनस ट्राइव्स टू कॉज द लीथल साइटोटॉक्सिक इवेंट्स आर अपोप्टोसिस इन द कैंसर सेल दैट कैन अरेस्ट अ ट्यूमर्स प्रोग्रेशन। द अटैक इज जनरली डायरेक्टेड टुवर्ड द डीएनए। अगर हम लोग इसके पूरे पैराग्राफ की समरी पढ़े ना, तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि कैंसर कीमोथेरेपी जो ड्रग्स होते हैं वो जो कैंसर सेल द कैंसर ट्यूमर है उसके डीएनए के ऊपर अटैक करते हैं, और डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनसे डीएनए ने बनना होता है, प्यूरिन्स और थायमिन्स, उनके ऊपर अटैक करके तो डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को प्रिवेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल की डिवीजन स्टॉप हो जाती है। कैंसर साइकिल जो होता है वो उन्होंने लिखा हुआ, आपने यहाँ पे पढ़ सकते हो कि वो जनरली डायरेक्टेड टुवर्ड द अटैक इज जनरली डायरेक्टेड टुवर्ड द डीएनए और अगेंस्ट मेटाबॉलिक साइट, जो कि एसेंशियल होता है सेल्फ रेप्लिकेशन से। इसी वजह से वो सेल रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देते हैं, सेल साइकिल को अरेस्ट करते हैं, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। ये उन्होंने पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ। आगे उन्होंने ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज लिखी हुई हैं। गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होते हैं कैंसर कीमोथेरेपी के। कैंसर कीमोथेरेपी के गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे होते हैं कि अल्टीमेट द गोल ऑफ द कीमोथेरेपी इज क्योर। सबसे पहले तो क्यों यही होता है कि हम लोगों ने गोल होता है कैंसर ट्रीटमेंट का कि हम लोगों ने क्योर करना है कैंसर को क्योर करना है। एंड देन कैंसर को क्योर नहीं हो सकती, उसकी एंड स्टेज आ गई, तो देन उसको इरेडिकेट करना है न्यूप्लास्टिक सेल को। और इससे भी थर्ड ऑप्शन होती है कि हम लोग, अब वो एरेडिकेट भी नहीं हो सकती, अब उसको कंट्रोल करेंगे, स्प्रेड होने से प्रिवेंट करेंगे स्प्रेड को, ताकि हम लोग प्रमोट कर सके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को। डेल बल्क सर्जरीज में करते हैं इंप्रूव करने के लिए लाइफ क्वालिटी को। देखिए उन्होंने भी ये लिखा है कि अल्टीमेट गोल ऑफ कीमोथेरेपी इज़ अ क्योर दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म डिजीज फ्री सर्वाइवल, ताकि पेशेंट को ना लॉन्ग टर्म इसमें लाइफ को सेव किया जाता है। अ ट्रू क्योर रिक्वायर द इरेडिकेशन ऑफ एवरी न्यू प्लास्टिक सेल। वही जो हमने बताया कि पहले क्योर करते हैं फिर देन उसको न्यू प्लास्टिक सेल को इरेडिकेट करना है। इफ़ अ क्योर इज़ नॉट अटेनेबल, यही मैंने आपको बताया था कि जब केयर जो होती है, क्योर कैंसर जब अटेनेबल नहीं होती, मतलब अब वो कैंसर जो होते हैं वो इतनी एंड स्टेज तक आ गया कि वो क्योर नहीं हो सकती, तो देन उसको क्या करते हैं, डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। स्टॉप द कैंसर फ्रॉम इनलार्जिंग एंड स्प्रेडिंग। वही बात का हम लोगों को फैलने से रोकेंगे, उसकी मेटास्टेसिस को प्रिवेंट करेंगे, उसको फैलने स्प्रेड को उसको रोकेंगे, ताकि हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेस्ट कर सकें। वही उन्होंने जैसे लिखा हुआ है, टू एक्सटेंड द सर्वाइवल एंड मेंटेन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, देन द इंडिविजुअल मेंटेन अ नियर नॉर्मल एग्जिस्टेंस with the cancer being treated as a chronic disease। सबसे पहला इसमें गोल ऑफ ट्रीटमेंट हमने सबसे पहले 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। सबसे पहला है कि कैंसर को क्योर करना है, अगर क्योर अटेनेबल नहीं है तो देन न्यू प्लास्टिक सेल को इरेडिकेट किया जाता है, और थर्ड ये कि कंट्रोल किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है स्प्रेड को, टू प्रमोट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमने सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी का पढ़ा, ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज इज गोल ऑफ ट्रीटमेंट। इसके आगे नेक्स्ट हमारे पास है ये ड्रग्स की क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, इस जो आपने अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद हमारा सेकंड जो है प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी वो है इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट। इंडिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग क्यों ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब ट्रीटमेंट की वजह क्या है, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट देने की वजह क्या है। इंडिकेशन का ये मतलब होता है कीमोथेरेपी, अब इन्होंने ये लिखा है कीमोथेरेपी समटाइम यूज्ड व्हेन न्यूप्लाज्म्स आर डिसेमिनेटेड and are not amenable to surgery. Chemotherapy may also be used to as a supplemental treatment to attack the micros। अच्छा ठीक है, अगर हम इसकी समरिया पढ़ते हैं, जब कैंसर जो होती है ना पूरे जिस्म में फैल जाती है, जब उसको सर्जरी से ट्रीट नहीं किया जाता ना, अब आपने ना इसकी समरी अब ध्यान से सुनिए और याद रखिए कि इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट का असल में मतलब क्या है। सबसे पहले तो इसका ये मतलब होता है कि ट्रीटमेंट देने की वजह क्या है, कैंसर कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट देने की वजह क्या है। जब कैंसर पूरे जिस्म में फैल जाए और सर्जरी से नहीं निकाली जा सकती, मतलब कैंसर अब पूरे जिस्म में फैल गई है, सर्जरी से अब उसे ट्रीट ही नहीं किया जा सकता, सर्जरी के बाद भी छोटी छोटी कैंसर के ट्यूमर सेल जो होते हैं ना वो ख़त्म ही नहीं किए जा सकते, वो रह जाए,
तब हम लोग कैंसर ठीक करने के लिए कीमोथेरेपी देते हैं। मतलब कि इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट, मतलब कीमोथेरेपी देने की वजह क्या होती है? वो ये वजह होती है कि जब सर्जरी से कैंसर को ट्रीट नहीं किया जा सकता, वो इतनी फैल चुकी है, तो फिर हम उसको कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। इसमें उन्होंने दो चीज़ों की बात की, एक एडजुवेंट की और दूसरी न्यू एडजुवेंट की कीमोथेरेपी की। एडजुवेंट कीमोथेरेपी एक ऐसी कीमोथेरेपी होती है जो कि हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी के बाद देते हैं, और न्यू एडजुवेंट ऐसी होती है जो कि सर्जरी से पहले दी जाती है कीमोथेरेपी, उसको हम लोग कहते हैं। आगे हमारे पास है ट्यूमर सस्केप्टिबिलिटी एंड ग्रोथ। ट्यूमर सस्केप्टिबिलिटी एंड द ग्रोथ साइकिल। ट्यूमर सस्केप्टिबिलिटी का मतलब होता है द फ्रैक्शन ऑफ ट्यूमर सेल दैट आर इन रेप्लिकेटिव साइकिल्स। ग्रोथ फ्रैक्शन इन्फ्लुएंसेस देयर सस्केप्टिबिलिटी टू मोस्ट कैंसर कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स आर जनरली मोर सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी। अच्छा, आगे हम इनकी ना सही से इनकी समरी के बनती है उर्दू में, वो आपको समझने के लिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जब कैंसर सेल इसकी क्या बनती है कि जब कैंसर सेल बहुत रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं ना, उन पर कीमोथेरेपी की ज़्यादा असर होती है। सस्केप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी पावरफुली वो इसे इन्फ्लुएंस्ड कर सकती है कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को। तो ट्यूमर सस्केप्टिबिलिटी एंड ग्रोथ साइकिल, इन्होंने इस पैराग्राफ जो है इन्होंने ये बताया हुआ है कि जब जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, जो रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं, उनके ऊपर कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से मतलब पावरफुली उसको अफेक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, उनके मुकाबले में जो कैंसर सेल रैपिडली डिवाइड नहीं हो रहे होते। जो कि अब इसमें समझने वाली दो बातें हैं सिर्फ, इसमें ट्यूमर सस्केप्टिबिलिटी एंड द ग्रोथ साइकिल में। इसका जो यहाँ पे पैसेज लिखा है उसकी समरी और इस उर्दू में मतलब ये बनता है कि जब समझने के लिए आप ध्यान से आपने सुनना, दो बातें बस इसमें लिखी हुई हैं। सबसे पहले ये कि जो कैंसर सेल्स रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं ना, उन पर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स होते हैं, वो अफेक्टिवली उनको डैमेज करते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल उन पर एक्ट करते हैं, ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। ठीक है, उनका इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है कैंसर सेल्स के ऊपर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की, जो कैंसर सेल रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं। उनके मुकाबले में जो कैंसर सेल रैपिडली डिवाइड नहीं हो रहे होते, उनके ऊपर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट इतनी पावरफुली एक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा। आगे सेल साइकिल स्पेसिफिसिटी ऑफ द ड्रग, ये हम लोगों ने इस एंटी कैंसर ड्रग की जो पहली वीडियो हमने जहाँ से कंटिन्यू किया उसमें भी हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स कौन सी होती है, नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स कौन सी होती है। सेल साइकिल स्पेसिफिसिटी ऑफ ड्रग ये होती है कि जो ड्रग्स सेल साइकिल के दौरान, मतलब जब कैंसर सेल रैपिडली डिवाइड हो रहा है तब उसके ऊपर एक्ट करके उसे डैमेज कर देती हैं ड्रग्स, उसे डिस्ट्रॉय करती हैं और कैंसर को ट्रीट करती हैं, उन सेल ड्रग्स को हम सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स कहते हैं। किन ड्रग्स को हम सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स कहते हैं? जो कैंसर सेल पर तब अटैक करे जब वो रैपिडली डिवाइड हो रहा हो, तो उसे हम लोग सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स कहते हैं। और जो सेल साइकिल और जो ड्रग्स जो नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं वो वाली ड्रग्स होती हैं, नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स वो वाली ड्रग्स होती हैं जो सेल पर तब भी एक्ट कर देती हैं, ड्रग कैंसर सेल पर तब भी एक्ट कर देती है जब वो रैपिडली डिवाइड नहीं हो रहा होता, तब भी वो उन पर एक्ट करके उनको डैमेज कर सकती है, तो उनको हम लोग नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आगे। ट्रीट कम्बिनेशन हमारे पास है कम्बिनेशन ड्रग्स के। कम्बिनेशन कीमोथेरेपी का क्या मतलब होता है? जिसमें ना हम लोग ना ड्रग्स को मिला कर दिया जाता है अलग अलग। इनसे क्या होता है कि इनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाती है और जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं। रिस्पॉन्स इसमें ज़्यादा मिलता है, साइड इफेक्ट्स ओवरलैप नहीं करते। ठीक है, साइड इफेक्ट्स होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। हर ड्रग्स की डोज होती है ना थोड़ी थोड़ी दी जा सकती है इसमें, इसलिए पेशेंट को नुकसान कम होता है, इसलिए कम्बिनेशन। और आगे इसके बाद इन्होंने इसके एडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं। ज़्यादा सेल को मार सकता है, सबसे पहले 3 इसकी चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है एडवांटेजेस में। ऐसे ना ज़्यादा चीज़ों का लंबे लंबे पैराग्राफ को पढ़ना, लंबे लंबे पैराग्राफ को याद रखना इतना मुश्किल होता है। आप ना इसके पॉइंट्स बनाकर वो याद रखा करें, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ ड्रग कीमोथेरेपी की एडवांटेजेस ऑफ ड्रग कम्बिनेशन की जो है ना वो 3 है, इस पैराग्राफ में निकलते हैं। सबसे पहले कि कम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका सबसे पहला फ़ायदा ये होता है, एडवांटेज ये होता है कि वो ज़्यादा सेल को मार सकता है, मतलब ज़्यादा सेल को मैक्सिमम किलिंग होगी, सेल की मैक्सिमम कैंसर सेल किल होंगे। दूसरा ये कि डिफरेंट टाइप के कैंसर सेल्स पर असर कर सकते हैं, मतलब अगर हम लोग कोई ड्रग दे रहे हैं वो किसी कैंसर सेल के लिए स्पेसिफिक है तो उसके साथ मिला के कोई और ड्रग दे रहे हैं तो वो किसी और कैंसर सेल के लिए स्पेसिफिक है। इस तरह ज़्यादा किस्म के कैंसर सेल्स की किल किया जा सकता है। तीसरा ये कि रेजिस्टेंस होने के जो होते हैं ना चांसेस वो भी कम हो जाते हैं इससे। आगे उसके बाद हमारे
हमारे पास ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में इन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है आगे, आर-चॉप की एग्जांपल। आर-चॉप ने एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ केमोथेरेपेटिक ड्रग्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए। एक कैंसर होती है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जिसमें रीड-स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट नहीं होते, उसको हम लोग नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कैंसर सेल कहते हैं। इसमें ना आर-चॉप, रेटिक्सिमेब, साइक्लोफॉस्फेमाइड, डॉक्सीडोबाइसिन, वेनक्रिस्टिन और प्रिडिसोन, इन ड्रग्स को मिला के इसको दिया जाता है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को ट्रीट करने के लिए। यही इसमें एग्जांपल बस दी हुई है। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं कीमोथेरेपी के साथ, कीमोथेरेपी की वजह से जो हमारे प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट को, वो कौन सी होती है? सबसे पहले तो रेजिस्टेंस। सम न्यूप्लास्टिक सेल्स आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटी कैंसर सेल। इसका मतलब होता है कुछ कैंसर सेल्स होते हैं वो कुदरती तौर पर ही बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं कुछ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स से अगेंस्ट, मतलब उनके ऊपर कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स का असर ही नहीं हो रहा होता, वो रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं। और आगे वाला का मतलब आगे का लिखा हुआ उसका मतलब बनता है कुछ तो कुदरती तौर पे ही रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। कुछ टाइप कैंसर सेल की ऐसी होती है कि कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स वो कुदरती तौर पे उनके ऊपर एक्ट नहीं कर रही होती, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कुछ कैंसर सेल्स ऐसे होते हैं जिनके वो इस वजह से रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोग कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स उनको बार बार दे रहे हैं, तो बार बार कोई मेडिसिन दी जाती है, जब बाकी कैंसर सेल टाइम के साथ रेजिस्टेंस बना लेते हैं, मतलब रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देते हैं जब एक ड्रग बार बार दी जाती है तब। आगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? कैंसर सेल एक स्पेशल प्रोटीन, अब इसमें बनाते हैं उन्हें जी ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अब जी ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, इतना लंबा इन्होंने लिखा हुआ है, मतलब उसमें से बस एक ही लाइन का निकलता है, 1-2 लाइन का। इस पूरे की समरी बस बनती है, आपने ध्यान से सुन लेना, इतना पूरा इस पैराग्राफ को इतना रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसमें जो बात लिखी है ना वो मैं आपको बताती हूँ। कैंसर सेल एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है जिसे पी ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अब ये पी ग्लाइकोप्रोटीन पता क्या करती है? अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का वर्ड आ रहा है। अब ये पी ग्लाइकोप्रोटीन ही रेजिस्टेंस कर रही है। कैसे रेजिस्टेंस करती है कि इसने ना कैंसर सेल के अंदर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स को एंटर नहीं होने देना, इसने इसे बाहर पुश करना है। इस वजह से कि ड्रग्स एक साथ काम नहीं करती, इसी वजह से इसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यू ड्रग्स बन रही हैं अभी तक, लेकिन जो कि पंप को ब्लॉक करती हैं, अभी तक वैसे बनी नहीं है। पी ग्लाइकोप्रोटीन, अब ध्यान से सुने, मैंने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में क्या बताया कि कैंसर सेल एक स्पेशल टाइप पी ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती हैं कि रेजिस्टेंस में इस तरह अपना रोल प्ले करती हैं कि वो कैंसर सेल के अंदर से कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स को बाहर की तरफ पुश करती हैं, मतलब फेंकती हैं, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस शो करते हैं और कैंसर ट्रीट नहीं हो पाती। उसके बाद हमारे पास है टॉक्सिसिटी। देखो कीमोथेरेपेटिक सिर्फ कैंसर सेल नहीं, नॉर्मली कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं ना वो सिर्फ कैंसर सेल को ही डैमेज नहीं करते, उनका तो ये काम है कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स का कि उन्होंने जाना है बॉडी में, उन्हें देखना है कि जो सेल रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं उसको उन्होंने किल करना स्टार्ट कर देना है। अब तो कैंसर सेल तो रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो उसको डैमेज करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में नॉर्मली सेल भी तो रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं, तो कैंसर सेल ना क्या करते हैं कि उनको भी टारगेट करना शुरू कर देते हैं और हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी किल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इसकी टॉक्सिसिटी होती है, ये इसका नुकसान होता है। इसकी वजह से आगे उन्होंने दूसरे जो लिखे हुए हैं उसमें वॉमिटिंग आ जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है, बालों का गिरना वगैरह आ जाता है, बोन मैरो सप्रेशन आ जाता है, ये सब कुछ इसमें आते हैं। आगे ये देखिए सेल स्पेसिफिक ड्रग्स कौन सी होती हैं और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स कौन सी होती हैं। हमने इसकी यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर एंटी कैंसर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन दे दी हुई है। सेल स्पेसिफिक जो ड्रग्स होती हैं वो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, ब्लियोमाइसिन है जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी वो आप अपनी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से नोट्स के ज़रिए हमने आपको उसमें एक्सप्लेन किया है। अब सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स कौन सी है? अल्कालाइटिक एजेंट्स होते हैं, सिस्प्लास्टिन होती हैं, ये जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आगे हमारे पास है मिनिमम, उसके एडवर्ट्स लिखे हुए हैं। मिनिमम एडवर्स इफेक्ट में यही है, वॉमिटिंग होती है, बाल झड़ते हैं, बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आगे एंटी मेटाबोलाइट्स हमने पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। उससे के आगे हम लोग देखते हैं आगे हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं।
हम लोग लास्ट एंटीबायोटिक ब्ल्यूमाइसिन वगैरह हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आगे इंपॉर्टेंट ड्रग्स है अल्कालाइटिक एजेंट्स, जिसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड और आइफोसफेमाइड आते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स को पढ़ेंगे और एडवर्स इफेक्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके ये आपने इसे छोड़ देना है। आगे साइक्लोफॉस्फेमाइड और आइफोसफेमाइड जो होते हैं ना, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर हम फोकस करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या लिखा हुआ उन्होंने कि इज मोस्ट कॉमन ओनली अल्कालाइटिक एजेंट्स बोथ साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड आइफोसफेमाइड are first biotransformed or hydrolyzed intermediate primarily in the liver by, इन्होंने इसका थोड़ा सा फार्माकोकाइनेटिक्स को ऐड किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही फोकस करके पढ़ना है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब ध्यान से सुना आपने क्या होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि अल्कालाइटिक एजेंट्स होते हैं ना, वो डैमेज करते हैं डीएनए ऑफ कैंसर सेल्स को। दे ऐड एन अल्काइल ग्रुप टू द डीएनए स्ट्रैंड विच कॉजेज डीएनए, ये करते हैं कि डीएनए की क्रॉस लिंकिंग को ना ब्रेक कर देते हैं, उसकी एबनॉर्मल पेयरिंग बना लेते हैं। अब देखें, जो अल्कालाइटिक एजेंट्स होते हैं ना, साइक्लोफॉस्फेमाइड और आइफोसफेमाइड, ये डीएनए को डैमेज करते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देते हैं, अल्काइल ग्रुप को उसमें ऐड हो जाता है और एबनॉर्मल पेयरिंग होती है, ब्लॉक कर देते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन को और ट्रांसक्रिप्शन को, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। सबसे पहली बात ये, आप अपनी 3 बातें ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये डीएनए को डैमेज करते हैं, अल्काइल दे एड एन अल्काइल ग्रुप टू द डीएनए स्ट्रैंड्स, डीएनए स्ट्रैंड्स में अल्कालाइटिक एजेंट्स क्या करते हैं कि जो कैंसर सेल होते हैं ना, उसके डीएनए के ऊपर अटैक करते हैं, अपने अल्काइल ग्रुप को डीएनए स्ट्रैंड्स में क्या कर देते हैं, पेयर बनाते हैं, एबनॉर्मल ऐड करके एबनॉर्मल पेयरिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से डीएनए क्रॉस लिंकिंग होती है ना, कॉज करते हैं और ब्रेक कर देते हैं उसके स्ट्रैंड्स को, ब्लॉक कर देते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन को और ट्रांसक्रिप्शन को। अब और ज़्यादा आसान अल्फाज में देखें, मैं आपको बताती हूँ इसकी समरी बना के शॉर्ट सी, कि सबसे पहले कैंसर अल्कालाइटिक एजेंट्स क्या किया, कैंसर सेल में एंटर हुआ, उसने उसके डीएनए के ऊपर अटैक किया। तो डीएनए के ऊपर जब उसने अटैक किया तो अपने अल्काइल ग्रुप को डीएनए के स्ट्रैंड में ऐड कर दिया। तो क्या किया, एबनॉर्मल पेयरिंग बना ली। अब उसने क्या किया, एबनॉर्मल पेयरिंग बनाने के बाद डीएनए की रेप्लिकेशन को स्टॉप कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर दिया और ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर दिया और सेल की क्या कर दी, डेथ काज कर दी। इस दीज आर द सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है। दे कैन एक्ट इन एनी फेज ऑफ सेल साइकिल, किसी भी सेल साइकिल पे की फेज पे एक्ट कर सकते हैं। नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक कीमोथेरेपी की जरूरत है। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक में हम लोगों ने अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन पढ़नी होती है। अब देखें, जो साइक्लोफॉस्फेमाइड और आइफोसफेमाइड जो के होते हैं, इनके एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, इन्हें हम लोग ओरली भी दे सकते हैं और आईवी के थ्रू भी दे सकते हैं। जो साइक्लोफॉस्फेमाइड होती है ना, वो ओरली दी जा सकती है और बाकी आईवी के जरिए दी जाती है। आइफोसफेमाइड जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है कि आइफोसफेमाइड इज आईवी ओनली। आगे साइक्लोफॉस्फेमाइड होती है, वो लीवर से मेटाबोलाइज्ड होती है। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को स्किप किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, सम कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं और अल्कालाइटिक एजेंट्स, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। आगे इनकी मेटाबॉलिज्म होती है, वो लीवर के थ्रू होती है और ये यूरिन के जरिए बॉडी से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। सिंपल इसकी फार्माकोकाइनेटिक मैंने आपको बताई कि ओरली भी देते हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड को, आइफोसफेमाइड को हम लोग इंट्रावेनस के रूट के थ्रू देते हैं और ये पूरी बॉडी स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द बॉडी और क्रॉस कर सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को भी, लीवर से मेटाबोलाइज्ड होते हैं और यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाते हैं। सिंपल मेटाबॉलिज्म और सिंपल इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके आगे हमारे पास इसके साइक्लोफॉस्फेमाइड और आइफोसफेमाइड अल्कालाइटिक एजेंट्स के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। एडवर्स इफेक्ट इनके अपने ध्यान से पॉइंट बनाकर पढ़ने हैं। सबसे पहले होता है बोन मैरो सप्रेशन, उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, एलोपेसिया जिसे हेयर लॉस कहते हैं, हेमरेजिक साइकास्टाइटिस, इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी कैंसर और माउथ सोर। अब ये मैंने इसी में से निकाल के इस पैसेज में से आपको अच्छे से थोड़े पॉइंट में बताने की कोशिश की ताकि आपको इजीली याद रहे। बोन मैरो सप्रेशन होती है, अल्कालाइटिक एजेंट क्या करते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को और प्लेटलेट्स को भी क्या करते हैं, डैमेज करना शुरू कर देते हैं, उनकी भी किलिंग स्टार्ट कर देते हैं, नॉर्मल सेल्स है हमारी बॉडी के, जिसकी वजह से बोन मैरो सप्रेशन होती है। दूसरा नोजिया वोमिटिंग इस वजह से काज करते हैं क्योंकि ये GIT लाइनिंग की ना, हमें पता हम लोग ओरल भी दे रहे हैं, मैंने ऊपर बताया फार्माकोकाइनेटिक्स हम लोग ओरल भी दे रहे हैं, तो वो GIT लाइनिंग की ना, मतलब हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें इरिटेशन काज करते हैं,
इरिटेशन कॉज करता है जिसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग होती है। ये हमारे जो हेयर फॉलिकल्स रैपिडली डिवाइडिंग सेल होते हैं उनके ऊपर भी एक्ट करते हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, तो ये एलोपेसिया भी कॉज करते हैं। हेमरेजिक काइटिस इस वजह से कि स्पेशली विद साइक्लोफोस्फामाइड और आइफोसफामाइड के साथ होते हैं ड्यू टू टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स एरोसिली डैमेजिंग ब्लैडर, ये ब्लैडर को डैमेज करते हैं जिस वजह से ये हेमरेजिक काइटिस भी कॉज करते हैं। उसके बाद इनफर्टिलिटी कैन डैमेज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ कि ये जो अल्कालिटिक एजेंट होते हैं ना सेकेंडरी कैंसर भी कॉज कर सकते हैं और इनफर्टिलिटी भी कॉज करते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ओवरीज और टेस्टिस, उनके ऊपर क्या करते हैं बैड अफेक्ट करते हैं इस वजह से। माउथ सॉर भी कॉज करते हैं ड्यू टू मिकोजल लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं इस वजह से। आगे हमारे पास जो सेकेंड ड्रग है इसमें जो हम लोगों ने पढ़नी है वो माइक्रोट्यूबुलिन इनहिबिटर्स है। उसमें ना चले माइक्रोट्यूबुलिन इनहिबिटर बाकी हम लोगों ने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिए हुए हैं। माइक्रोट्यूबुलिन इनहिबिटर्स होते हैं ना, इसमें दो फैमिली होती है ड्रग्स की, एक होती है वेनका फैमिली और दूसरी होती है टेक्सन फैमिली होती है, ठीक है। तो दोनों को हम लोगों ने कंपैरिजन करके पढ़ने की कोशिश कर रहे ताकि हम लोग इजीली उसको पढ़ सकें। वेनका फैमिली में वाइनक्रिस्टिन और वाइनब्लास्टिन आता है। दूसरी जो टेक्सन फैमिली होती है उसमें हमारे पास पैसिलिटैक्सेल और डोसिलिटैक्सेल आता है। इन दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेनका फैमिली में वाइनक्रिस्टिन और वाइनब्लास्टिन आता है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को सबसे पहले पढ़ेंगे और दूसरा फिर इसके साथ कंपैरिजन करके टेक्सन फैमिली में जो पैसिलिटैक्सेल और डोसिलिटैक्सेल आता है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इनके थेरेप्यूटिक यूजेस को भी और एडवर्स इफेक्ट को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले वेनका फैमिली में विनका फैमिली में वाइनक्रिस्टिन और वाइनब्लास्टिन होता है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि वो विनका जो फैमिली वाइनक्रिस्टिन और वाइनब्लास्टिन है वो ट्यूबुलिन के साथ जाके बाइंड करते हैं और पोलीमराइजेशन को कम कर देते हैं। दो स्टेप मैंने अभी देखे, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद ट्यूबुलिन के साथ बाइंड कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट पोलीमराइजेशन को कम कर रहे हैं, चौथा पॉइंट सेल साइकिल को अरेस्ट करते हैं, एम फेज पे अपोप्टोसिस कॉज करते हैं और सेल की डेथ हो जाती है। आपने फिर से ध्यान से सुनना क्या किया उन्होंने, मैं आपको यहीं से पढ़कर बता रही हूँ, इसी की मैंने समरी निकाली है, इसी को मैंने अच्छे से ट्रांसलेट करके आपको समझाने के लिए मैं आपको डायरेक्टली उर्दू बता रही हूँ कि वाइनका फैमिली ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करते हैं, इसी वजह से इन्हें माइक्रोट्यूबुलिन इनहिबिटर्स कहते हैं, ठीक है। वेनका फैमिली वाइनक्रिस्टिन वाइनब्लास्टिन क्या करेंगे, सबसे पहले ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करेंगे, पॉलीमराइजेशन को कम कर देंगे, सेल साइकिल को अरेस्ट करेंगे एम फेज में और अपोप्टोसिस कॉज कर देंगे। अपोप्टोसिस बिकॉज ऑफ नोट फॉर अपोप्टोसिस कॉज करके क्या करेंगे, कैंसर सेल की डेथ कॉज करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा था टेक्सन फैमिली, पैसिलिटैक्सेल और डोसिलिटैक्सेल। अब इसका मैकेनिज्म एक्शन थोड़ा सा आपने समझना, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। टेक्सन फैमिली क्या करते हैं, ये भी माइक्रोट्यूबुलिन के साथ बाइंड करते हैं, ये डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, यही इसमें डिफरेंस है। जो वेनका फैमिली थी वाइनक्रिस्टिन और वाइनब्लास्टिन वो क्या कर रहे थे, वो पॉलीमराइजेशन को कम कर रहे थे, लेकिन जो टेक्सन फैमिली है वो डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट करके डीपॉलीमराइजेशन को कर रहे हैं, डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं और सेल साइकिल को अरेस्ट कर रहे हैं G2 और एम फेज में, और ये भी फिर देन अपोप्टोसिस कॉज करें। सेम है ऊपर से भी और नीचे से भी, बस एक स्टेप का इन दोनों में डिफरेंस है कि जो विनका फैमिली होती है वो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करती है और जो टेक्सन फैमिली पैसिलिटैक्सेल और डोसिलिटैक्सेल है ये क्या करती है कि ये डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करती है। अब इनके एडवर्स इफेक्ट है वो भी आपको बताती हूँ। जो कॉमन